प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ में। तो कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि दुनिया में एक खतरनाक प्लेग फैला हुआ है जिसे फीमेल प्लेग कहा जाता है, क्योंकि ये प्लेग सिर्फ फीमेल्स को इन्फेक्ट करता है। और इस प्लेग की वजह से दुनिया की लगभग सारी औरतें, लड़कियां सब मर चुकी हैं। बिना फीमेल्स की इंसानियत लगभग मिट चुकी है दोस्तों। ऐसे में दुनिया चलेगी कैसे, यही इस मूवी में दर्शाया गया है। खैर, रैग नाम के एक लड़के को दिखाते हैं। दरअसल ये लड़का नहीं लड़की है दोस्तों। मालूम होता है कि रैग का इम्यून पावर काफी अच्छा है, जिसकी वजह से उसे फीमेल प्लेग नहीं हुआ। और ये भी पता नहीं है कि ये इस दुनिया में बची इकलौती लड़की है या फिर और भी औरतें या लड़कियां हैं जो बची हुई हैं, लेकिन फिलहाल किसी को नहीं पता। फिलहाल रैग के लिए सबसे बड़ा खतरा प्लेग नहीं दोस्तों, बल्कि दूसरे इंसान हैं, खासकर मर्द। और अगर उन्हें पता चला कि रैग एक लड़की है तो वो जरूर उसको नहीं छोड़ेंगे, उसे अब्यूज करेंगे और उसे कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे, उसे अपना शिकार बनाएंगे, या फिर ये लोग रैग को किसी लैब में ले जाकर उस पर रिसर्च भी करने के चांसेस रखेंगे। इसलिए रैग का पिता मैथ्यू हमेशा दोस्तों उसके बाल काट देता है और उसे लड़के का ड्रेस पहना कर रखता है। ऐसा करके विनाश होती हुई इस दुनिया में अपनी बेटी को मर्दों से बचा कर रखना चाहता है ये पिता। रैग के पैदा होने के कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों उसकी माँ प्लेग से मर गई थी, पर बच्ची को इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये जानकर मैथ्यू उस समय खुश हुआ था और कंफ्यूज्ड भी कि ऐसी दुनिया में वो अपनी बेटी को सेफ कैसे रख पाएगा। इसलिए उसने बचपन से लेकर रैग को एक लड़के की तरह ही पाला था। और तो और वो हमेशा बाहरी दुनिया से रैग को छुपा कर रखने की कोशिश में लगा रहता है। इसी वजह से वो शहर में न जाकर जंगल, पहाड़ों जैसी जगहों में रहने लग गया और अक्सर अपनी जगह बदलता रहता है ताकि उसकी बेटी पर किसी भी आदमी की नजर ना पड़े। फिलहाल मैथ्यू और रैग एक जंगल के बीच टेंट में सोने लग जाते हैं। मैथ्यू रैग को नोहास आक नाम की कहानी सुना रहा होता है और कहता है, बेटा, उस कहानी के मेन कैरेक्टर की तरह तुम्हें भी हिम्मत दिखाना है, कभी भी किसी से डरना नहीं है। और तब रैग पूछती है कि क्या मैं इस दुनिया में अकेली आखिरी हूँ पापा? मैथ्यू कहता है कि नहीं, दुनिया में कहीं ना कहीं तुम जैसी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाली लड़कियां और औरतें होंगी, और शायद वो भी तुम्हारी तरह मर्दों की नजरों से छुप छुप कर जी रही होंगी। तो वो कहती, पापा, अगर मैं उनसे कभी मिली उन औरतों से तो क्या मैं बात कर सकती हूँ उनसे? हाँ रैग, जरूर कर सकती हो। और रैग के सवाल के साथ साफ पता चलता है कि वो कितनी अकेली फील करती है और बाहर जाकर लोगों से बात करना चाहती है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के नाम पर मैथ्यू उसको जैसे पिंजरे में कैद रखता है। इंसानों के बारे में, उनकी बोलचाल वगैरह के बारे में रैग ने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। और तो और वो एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते, बंजारों की तरह अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। ये भी रैग के अकेलेपन की वजह है दोस्तों। लेकिन मैथ्यू के पास उसे खतरों से बचाकर रखने का कोई और रास्ता भी तो नहीं है। ये सब वो रैग को हमेशा समझाता रहता है। उसी रात दोनों वहीं पे सो जाते हैं। अगले दिन वहाँ पे एक बुजुर्ग आता है, जिसको देखकर मैथ्यू पहले तो चौंक जाता है और रैग को अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन रैग सुनती नहीं और वहीं पे खड़ी रहती है। मैथ्यू फिर बुजुर्ग से पूछता है कि आप कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो बुजुर्ग कहता है कि मैं तो बस इस इलाके में घूम रहा था। फिर वो रैग के बारे में पूछता है तो मैथ्यू झूठ बोल देता है, ये मेरा बेटा है। अच्छा, तुम्हारा बेटा है, ठीक है, तो क्या यहाँ सिर्फ तुम दोनों ही रहते हो? मैथ्यू कहता है, नहीं, मेरा एक दोस्त है जो पास ही में लकड़ी काटने के लिए गया हुआ है, यहाँ हम 3 जन रहते हैं। दोस्तों, मैथ्यू इसलिए झूठ बोल रहा है ताकि बुजुर्ग उनको अकेला समझकर कोई फायदा ना उठाए। ये सुनकर वो बुजुर्ग चला जाता है। फिर मैथ्यू रैग को बहुत डांटता है कि बेटा, क्या कर रही थी? जब मैंने कहा था कि अंदर जाओ तो अंदर क्यों नहीं गई? मेरी बात ना मानने की शपथ ले रखी है क्या तुमने? तो रैग कहती है, आप ही ने तो कहा था कि खतरनाक सिचुएशंस में बाहर मत निकलना। मुझे वो बुजुर्ग आदमी जरा भी खतरनाक नहीं लगा पापा। मैं आपकी हर बात को आंख बंद करके सच नहीं मान सकती। मुझे भी सही गलत जानने दीजिए, उसके हिसाब से मुझे डिसाइड करने दीजिए। और इस बात पे दोनों की बहस हो जाती है। लेकिन मैथ्यू समझ जाता है कि रैग बड़ी होने लग गई है, उसे भी उसकी आजादी चाहिए, उसकी सोच को मुझे एनकरेज करना चाहिए। मैथ्यू कहता है, ठीक है बेटा, तुम सही कह रही हो, तुम्हें अपने फैसले खुद लेना सीखना होगा, लेकिन तब तक तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि उस बुजुर्ग को इनका पता चल चुका था दोस्तों, तो मैथ्यू को लगता है कि अब यहाँ रहना सेफ नहीं है। वो अपनी चीजें पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं और एक पुराने घर का पता लगाते हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता। उस घर से कुछ दूर पर वो अपनी जरूरत की सारी चीजें छुपा कर रखते हैं ताकि अगर इस घर से निकलना पड़ जाए तो वो उन चीजों को लेकर निकल सकते हैं। मैथ्यू उस घर में एक इमरजेंसी एग्जिट बना देता है। उसी शाम को मैथ्यू बाहर कुकिंग कर रहा होता है और तब उसको प्लेग से पहले की लाइफ याद आ जाती है, जब वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही खुश था। तभी दोस्तों रैग सीटी बजाकर सिग्नल करती है, यानी कि कोई खतरा है। मैथ्यू घबराकर रैग के पास आ जाता है तो देखता है रैग किसी चीज को देखकर बड़ी डर रही है। दरअसल वहाँ के शेड में 2 लाशें हैं दोस्तों, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी हैं। मैथ्यू पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि एक औरत और एक लड़की की लाशें हैं, शायद माँ और बेटी रही होंगी। मैथ्यू और रैग समझ जाते हैं कि जरूर ये लोग प्लेग से नहीं मरे होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनके रिश्तेदार इनको ठीक से दफनाते जरूर। पर सड़ी हुई हालात में लाशों को देखकर वो समझ जाते हैं कि इनके साथ कोई घिनौना हादसा हुआ है और उन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया होगा पक्का। उसी रात रैग मैथ्यू से पूछती है कि पापा, वो दोनों कैसे मरी होंगी, उनके साथ क्या हुआ होगा? तो मैथ्यू बड़ी शांति से उसके हर सवाल का जवाब देता है और कहता है कि बेटा, इस दुनिया में फीमेल प्लेग के अलावा औरतों के लिए और भी कई खतरे हैं। जरूर उन खतरों के कारण ही उनकी मौत हुई होगी। दुनिया की ज्यादातर औरतों के मर जाने से दुनिया का संतुलन बिगड़ चुका है। अब हर तरफ सिर्फ मर्द ही मर्द हैं और वो बेकाबू हो चुके हैं। इंसानियत मिट जाएगी ये सोचकर वो बहुत ही वायलेंट हो चुके हैं। उनके दिल में दया, करुणा, इंसानियत ऐसी कोई भी इमोशंस नहीं रहे। तो रैग कहती है, मुझे नहीं लगता
कि सारे मर्द बुरे हो गए हैं। मैथ्यू कहता है तुम ठीक कहती हो बेटी, लेकिन अब किस पर भरोसा करें किस पर ना करें कैसे पता करें, इसीलिए हम आए दिन लोगों की नजरों से दूर इस तरह छुप छुप कर जी रहे हैं। फिर बातों ही बातों में दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह मैथ्यू और रैग कुछ चीजें खरीदने पास ही के टाउन में जाते हैं। रैग एकदम लड़की की तरह अपना हुलिया चेंज करके एक कैप पहनकर सुपरमार्केट के लिए निकलती है। उसे बड़ा गुस्सा आता है यार कि उसको ऐसे डर डर के क्यों जीना पड़ रहा है। मैथ्यू उसे अपने फैसले खुद लेने क्यों नहीं देता, वो यही सोचती रहती है। हालांकि वैसे तो मैथ्यू भी समझ जाता है कि रैग की अपनी एक सोच है, उसके हिसाब से उसको चलने देना ही बेहतर होगा। रैग कहती है पापा मुझे कुछ बुक्स चाहिए, अगर मुझे लाइब्रेरी नहीं ले जाएंगे तो मैं सुपरमार्केट नहीं आऊंगी, पहले बता दूं। तो मैथ्यू कहता है ठीक है, पहले सुपरमार्केट जाएंगे फिर लाइब्रेरी। वहां से चीजें लेकर दोनों बिलिंग काउंटर पे आ जाते हैं। अब कैशियर मैथ्यू से पूछता है कि ये कौन है, आपका बेटा है क्या, बहुत ही कम उम्र का लगता है। तो मैथ्यू नर्वस नहीं होता बल्कि एकदम शांति से कहता है हाँ ये मेरा बेटा है, प्लेग के फैलने से 2 महीने पहले पैदा हुआ था। कैशियर कहता है क्या करें सर, बिना औरतों के ये दुनिया कहाँ रही बताओ। वैसे मैंने सुना है कि चाइना वालों ने आर्टिफिशियल औरतें बना दी हैं, कई अफवाहें भी फैल रही हैं कि वो दिखने में एकदम गुड़िया लगती हैं। रैग उसका जवाब देना चाहती थी यहाँ पे, लेकिन मैथ्यू ने उसको मना किया था कि बाहर जाकर किसी से बात मत करना वरना आवाज से उनको शक हो जाएगा कि तुम लड़की हो। इसलिए रैग यहाँ पे चुप रहती है। अपनी चीजें खरीद कर वो लाइब्रेरी जाते हैं और रैग अपनी पसंद की कुछ बुक्स देख रही होती है। मैथ्यू बेटियों को पालने के बारे में एक बुक देखता है। उसे हमेशा ये डाउट रहता है कि मैं अपनी बेटी की सही परवरिश कर भी रहा हूँ या फिर नहीं, इसीलिए वो ऐसी ही एक बुक चुनता है। फिर दोनों पैदल घर लौट रहे होते हैं। रैग ने एक मैगजीन में पढ़ा था कि लड़कियां ज्यादातर कम हाइट की होती है। इस बारे में वो मैथ्यू से पूछती है तो मैथ्यू कहता है बेटा हाइट कम हो या ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी हो ठीक हो, अपने लुक्स वगैरह को लेकर इतना ये सोचो मत तुम। दोनों घर आ जाते हैं। उसी शाम डिनर करते हुए मैथ्यू रैग से पूछता है कि उस कैशियर ने जो कहा उसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया है क्या। दरअसल दोस्तों रैग ने बुक्स के जरिए रिप्रोडक्शन के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली थी। फिर भी मैथ्यू तसल्ली करना चाहता है कि कैशियर जैसे लोगों के द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को सुनकर रैग को कोई गलत जानकारी ना मिले। तो मैथ्यू अपने तरीके से उसको समझाता है कि बेटा जब तुम और बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी बॉडी में कुछ बदलाव होंगे, उससे तुम्हें डरना नहीं है। और तो और एक बच्चे को पैदा करने के लिए औरत और मर्द दोनों का होना जरूरी है। जैसा सुपरमार्केट का कैशियर कह रहा था, आर्टिफिशियल बनी हुई गुड़िया वो ना कभी औरत हो सकती है ना ही किसी को जन्म दे सकती है। इसलिए हमेशा सच जानने की कोशिश करना, ऐसी अफवाहों पर कभी विश्वास मत करना। और तब रैग रेसिज्म के बारे में पूछती है तो मैथ्यू कहता है कि बेटा मिटी हुई इस दुनिया में शायद रेसिज्म का मायने नहीं रखता, लेकिन रेसिज्म गलत है क्योंकि स्किन कलर, हाइट, लुक्स इन सब के आधार पर इंसान को बांटना, भेदभाव करना एकदम बेवकूफी है। इंसान तो इंसान है, गुड़िया नहीं है। सारे इंसान समान है, उन्हें सेम नजरिए से देखना होगा। रैग दोस्तों अब अपनी माँ के बारे में पूछती है क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। मैथ्यू बताता है कि बहुत अच्छी औरत थी तुम्हारी माँ बेटा, वो मेरे साथ नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसे बेहद प्यार करता हूँ। रैग पूछती कि पापा मरे हुए इंसान से कोई प्यार कैसे कर सकता है। मैथ्यू कहता है कि इंसान मरते हैं, प्यार तो कभी नहीं मरता, वैसा का वैसा ही रहता है। रैग फिर पूछती कि माँ दिखती कैसी थी। मैथ्यू उसके बारे में बताता और कहता है कि उसको एडवेंचर बहुत ही पसंद था, सबके साथ घुल मिल कर रहती थी, तुमसे बेहद ही प्यार करती थी। मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छी माँ थी। ये सब सुनकर रैग को अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, हालांकि उसने अपनी माँ को कभी देखा नहीं। अगले दिन दोस्तों मैथ्यू खिड़की से देखता है कि कुछ अजनबी उस घर की ओर आ रहे हैं। वो घबराकर जल्दी से रैग को एक अलमारी में छुपा देता है। फिर बिना दरवाजा खोले उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो रहे। वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी का गैस खत्म हो चुका है। तो मैथ्यू कहता है कि हमारे पास गैस नहीं है, आप लोग प्लीज चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो कहते हैं कि अरे भाई साहब हम बहुत दूर से आए हैं, आप जरा दरवाजा खोल दीजिए, थोड़ी देर आराम करके चले जाएंगे। मैथ्यू कहता है सॉरी मैं आप लोगों को अंदर अलाउ नहीं कर सकता। तब वो कहते हैं कि आप ही थे ना कल जो रात को छोटे लड़के के साथ सुपरमार्केट आए थे। मैथ्यू अब नर्वस हो जाता है और कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, प्लीज चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेते और दरवाजा तोड़कर अंदर आने का प्लान बनाते हैं शायद। मैथ्यू भी ये सेंस कर लेता है और जल्दी जल्दी रैग को लेकर उस इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन तब तक रैग और मैथ्यू बच निकले थे। वहाँ से कुछ दूर भागकर वो एक पुराने चर्च में पहुंच जाते हैं और रात को वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रैग पूछती है पापा कौन थे वो लोग। मैथ्यू कहता है बेटा बहुत ही बुरे लोग हैं, वो दूसरों से चीजें लूट कर अपना गुजारा करते हैं, वो गलती से भी उनके हाथ कोई लड़की लग गई तो उसकी खैर नहीं। तो पापा अगर आज आप नहीं होते तो मैं क्या कर पाती, कैसे सरवाइव कर पाती मैं, और हमने जो खाना वगैरह खरीदा था वो सब तो हम जल्दी में वहीं छोड़ आए। मैथ्यू कहता है छोड़ो वो सब, जो हाथ से निकल गया उसके बारे में कभी चिंता मत करना, अब जो हाथ में है उसके जरिए आगे बढ़ने की सोचो। सर्वाइवल का मतलब ही होता है आगे बढ़ना। पास्ट में जो अड़चने आई या प्रेजेंट में जो अड़चने आ रही हैं उनमें उलझना नहीं है, उन सब का सामना करके तुम हमेशा आगे बढ़ती रहना। अगले दिन दोस्तों मैथ्यू डिसाइड करता है कि अब तक इस इलाके के कुछ लोगों को हमारे बारे में पता चल तो गया ही है, शायद इसीलिए वो गैंग हमको लूटने के लिए आया होगा और अब यहाँ पे रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए दोस्तों वो रैग को उसकी नानी के घर ले जाने का फैसला करता है जो कि पहाड़ के ऊपर है और वहाँ कोई आता भी नहीं है, ना ही जाता है।
रैग पूछती है अगर आपको पता था कि वो सेफ जगह है तो पहले क्यों नहीं गए वहाँ? इतना भटकने और जगह जगह छुपकर रहने की क्या जरूरत थी? मैथ्यू कहता है क्योंकि वो जगह बहुत ही दूर है बेटा, और वहाँ खाना और दूसरे सप्लाईज मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अब वहाँ जाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इस पर फिर रैग सॉरी कहती है। मैथ्यू पूछता है मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो रैग? वो कहती है कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है ना। मैथ्यू कहता है कि बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मेरी जान हो, तुम्हें बचाने के लिए मैं मौत तक से जूझने को तैयार हूँ। फिर वो कुछ चीजें लेकर रैग की नानी के घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही दूर है यार, और वहाँ तक पैदल जाना नामुमकिन है। तो रास्ते में एक गाड़ी आती है। मैथ्यू फिर लिफ्ट मांगता है और गाड़ी का ड्राइवर जो कि एक यंग लड़का है वो उन्हें लिफ्ट देता है। वो बताता है कि मैं और कुछ लोग एक जगह जा रहे हैं, वहाँ हम अपनी जरूरत की सब्जियां फल वगैरह खुद उगा लेते हैं। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी खुद पैदा कर लेते हैं। बाकी की दुनिया के मुकाबले वो जगह लगभग स्वर्ग है सर। वहाँ एक बंकर भी है और उसमें बहुत सारी औरतें रहती है, लेकिन उन्हें वहाँ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। मैं तो चुपके चुपके उनके लिए चॉकलेट्स कॉफी वगैरह लेके जाता हूँ। उसकी बातें मैथ्यू को बड़ी अजीब लगती है। एक और उसको शक होता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, और अगर ये सच है भी तो उस बंकर की औरतों को प्लेग इन्फेक्शन हो सकता है। मैथ्यू बड़ा कंफ्यूज्ड होता है और उस लड़के को गाड़ी रोकने को कहता है। उसे थोड़ी दूर ले जाकर कहता है कि मुझे इस कार की सख्त जरूरत है। मैं तुमसे विनती नहीं करूंगा कि मुझे कार दे दो, बल्कि ये कहूंगा तुम्हें कार देनी पड़ेगी, और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारे साथ लड़कर उसे हासिल करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। बोलो क्या कहते हो? वो लड़का लड़ने को तैयार नहीं होता और कहता है ठीक है आप कार लेके जाइए। मैथ्यू भी कार में रैग को लेकर बहुत दूर निकल जाता है। आखिर वो एक गांव में पहुंचते हैं दोस्तों, जहां रैग की नानी का घर होता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक्ड होता है। दरअसल वहां पे 3 बुजुर्ग आदमी रहते हैं। एक का नाम टॉम, दूसरे का कैल्विन और तीसरे का लैमी। वो कहते हैं कि ये घर कई सालों से बंद पड़ा था। 4 साल पहले हम यहाँ पे आके रहने लग गए थे। अब ये घर हमारा है, हम यहाँ से जाने नहीं वाले। तुम लोग चाहो तो आज रात यहाँ रुक सकते हो। तो मैथ्यू भी मान जाता है। वो अपना और रैग का परिचय देता है, लेकिन रैग का नाम एलेक्स बताता है और कहता है कि ये मेरा बड़ा बेटा है। कुछ देर बात करने के बाद सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन तब भी मैथ्यू अपनी और रैग की जरूरत की कुछ चीजों को पास ही के शेड में छुपा देता है, और हर एक पल वो बेहद चौकन्ना रहता है कि कभी कुछ हो ना जाए। अगले दिन वो तीनों बुजुर्ग समझ पाते हैं कि मैथ्यू और रैग से उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो सेफ है, इसीलिए वो इनको खाना वगैरह भी देते हैं। मैथ्यू को भी उन पर विश्वास हो जाता है और वो कुछ और दिन यहीं पे रुकने का फैसला करता है। यूं ही दिन बीतते हैं दोस्तों। रैग उन तीनों के साथ काफी घुल मिल जाती है, और तो और टॉम उसको जानवर का शिकार करना भी सिखाता है। एक दिन वो मैथ्यू से पूछता है कि एलेक्स तुम्हारी बेटी है ना? और आज मैथ्यू बौखला जाता है और पूछता है कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? एलेक्स मेरा बेटा है। लेकिन टॉम की आंखों को देखकर मैथ्यू समझ जाता है कि उसे सच पता चल गया है। टॉम कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ और डर भी। प्लेग की वजह से मेरी वाइफ चल बसी, लेकिन मेरा परिवार की दूसरी औरतें और लड़कियां कुछ दरिंदों का शिकार हो गई। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक बाप होने के नाते अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। मैथ्यू को भी टॉम सेफ लगता है और इसीलिए वो उसको सच बता देता है कि हाँ वो मेरी बेटी है। उसका असली नाम रैगडी है, लेकिन मैं उसे रैग बुलाता हूँ, ये मेरा परिवार है। कहकर मैथ्यू अपनी फैमिली फोटो दिखाता है। टॉम को मैथ्यू के लिए पता नहीं पर बहुत ही बुरा लगता है कि तुम अपनी बेटी को दुनिया के मर्दों की नजरों से बचाकर रखने के लिए कितना कुछ झेल रहे हो। बताओ, उसे प्रोटेक्ट करने की खातिर तुम अपनी लाइफ मुश्किल में डाल रहे हो। क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं होता? अरे कैसा दुख, मेरी बेटी ही तो मेरी लाइफ है। जब तक मैं जिंदा हूँ उसे मैं सेफ रखूंगा। मेरे मरने के बाद भी मेरी बेटी इस दुनिया में सेफ रहे, अपनी सुरक्षा खुद कर पाए, इसीलिए मैं उसको ट्रेन करता रहता हूँ। सुनकर टॉम भी इमोशनल हो जाता है दोस्तों। कुछ दिन और बीत जाते हैं और अभी तक यहाँ पे कोई खतरा नहीं आया। एक दिन टॉम कहता है कि मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क में एक ऐसी जगह बनी है जहाँ औरतें और लड़कियां सेफ है, उन्हें काफी प्रोटेक्शन दी जा रही है। मैथ्यू कहता है मैंने भी उस जगह के बारे में सुना था, लेकिन वो सब झूठी खबर भी तो हो सकती है ना। सच बताऊं तो मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं होता अब, ना इंसान पर और ना ही किसी भगवान पर। अगले दिन कुछ अजनबी घर की ओर आ रहे होते हैं। मैथ्यू कैल्विन से पूछता है कि वो लोग हैं कौन, लेकिन कैल्विन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और अपना दरवाजा बंद कर देता है। और अब मैथ्यू को पूरा यकीन हो जाता है कि पक्का कैल्विन ने ही हमारे बारे में इस इलाके के लोगों को बता दिया होगा। और कैल्विन पहले से जानता था कि रैग लड़की है, इसलिए उसने ये बात वहाँ फैला दी है और वो लोग तो रैग को पकड़ने ही आ रहे हैं। मैथ्यू अपनी बेटी को बचाने के लिए उसको ले जाकर ऊपर की अटारी में छुपा देता है, और उस अटारी में एक गैप होता है जिसके जरिए मैथ्यू रैग को बाहर भेजना चाहता है, लेकिन वो काफी ऊंचाई पर होता है। ये दिक्कत है, रैग नीचे गिरकर घायल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल उन लोगों से रैग को बचाने का कोई और रास्ता नहीं होता। रैग कहती है मुझे छोड़ दीजिए, मैं नीचे कूद जाती हूँ पापा। मैथ्यू भी उसका हाथ छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है। घायल तो होती है लेकिन ठीक ठाक चल पाती है। मैथ्यू कहता है कि तुम जितनी तेजी से हो सके यहाँ से भाग जाओ, इन लोगों को मैं देख लूंगा बेटा। कहकर वो अंदर जाता है और तब उन आदमियों में से एक आदमी दोस्तों अटारी में चेक करता है। यहाँ मैथ्यू और उसकी लड़ाई होती है और मैथ्यू उस पे हथौड़ा मारकर उसे खत्म कर देता है। फिर नीचे आकर दूसरे आदमी से लड़कर उसे भी मार डालता है। फिर वो टॉम और लैमी को देखने आता है, लेकिन वो दोनों मरे पड़े होते हैं। और अब मैथ्यू जल्दी से मेन डोर खोलकर बाहर जाने वाला होता है, लेकिन तब एक और आदमी मैथ्यू पर हमला कर देता है। बाकियों से लड़कर मैथ्यू काफी थक चुका था, इसीलिए इस आदमी का वो मुकाबला नहीं कर पाता और लगभग मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर रैग राइफल लेके आ जाती है, और क्योंकि उसको जानवरों
का शिकार करने की आदत थी, तो वो बढ़िया एम करके उस आदमी को शूट करके मैथ्यू को बचा लेती है। लेकिन मैथ्यू बुरी तरह से घायल हो चुका था। फिर रैग उसका सहारा बनकर उसे पासी के शेड में लेके जाती है, उसके घाव पे दवा लगाती है। थोड़ी ही देर में मैथ्यू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि रैग गायब है। वो घबरा जाता है पहले और रैग को पुकारते हुए बाहर भागता है। तब वो देखता है कि रैग इनकी जरूरत की सप्लाईज वगैरह घसीट के लेके जा रही है। ये देखकर मैथ्यू को बड़ी खुशी होती है। वो भागकर रैग को गले लगा लेता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं दोस्तों। रैग मैथ्यू की बहुत ही अच्छी देखभाल करती है। उसके घाव पर दवा लगाना, उसे खाना बना कर देना, ये सब वो खुद करती है। अपनी बेटी को ये सब करते देखकर मैथ्यू बहुत ही प्राउड फील करता है कि रैग उसकी और अपनी देखभाल बखूबी कर रही है, बताओ। और अब उसको यकीन हो जाता है कि रैग जी लेगी अपने आप को। मतलब मैथ्यू के बाद भी वो इस दुनिया में अकेली सर्वाइव कर लेगी। वो रैग को न्यूयॉर्क की उस जगह के बारे में बताता है जिसका टॉम ने जिक्र किया था, जहाँ पे वो औरतें सेफ है वहाँ की। ये कहते हुए मैथ्यू की आंखें भर आती हैं और रैग से वो कहता है कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत दिन तुम्हारे साथ रह पाऊंगा या तुम्हें सेफ रख पाऊंगा। रैग उससे हक करके कहती है सब ठीक हो जाएगा पापा। दरअसल दोस्तों ये जान चुके थे दोनों कि इस दुनिया में कोई भी जगह सेफ नहीं है। आखिर तक इन्हें एक दूसरे का साथ देना ही होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मूवी छोटी थी लेकिन बढ़िया थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।